मम्मा मम्मा, मुझे उस कवि ने चॉकलेट भी दी। गुड़िया बेटी, फिर आपने ऐसे ही किया। मैंने मना किया है आपको किसी अजनबी से चीज लेकर खाने से। लेकिन मम्मा, गौरी आंटी अजनबी तो नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ जाने वाली थी। गौरी कवि ने चील चाची से वादा किया था कि वो उसे कोई छोटा बच्चा जरूर ला कर देगी। गौरी कवि सुन लो, अगर तुम मेरे लिए कोई छोटा बच्चा ना लेकर आई तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। ना चील चाची, मुझे मत खाना। मैं जरूर कोई छोटा बच्चा लेकर आऊंगी जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है। पूरे 1 महीने से गौरी कौवी चील से दाना लेकर खा रही थी। वो जानती थी कि अब अगर वो चील चाची के लिए कोई छोटा बच्चा ना लेकर गई तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। गुड़िया बेटी, याद है ना, मेरे बाद कहीं जाना नहीं और किसी पर विश्वास नहीं करना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है कि खतरे में अक्ल से काम कैसे लेना है और क्या करना है। मामा चिड़िया अपनी बेटी को घर छोड़कर दाना लेने निकल जाती है। चिड़िया दाना लेने चली गई है। मैं चिड़िया की बेटी को ही चील चाची का भोजन बना देती हूँ, मेरी जान तो बचेगी। गौरी कौवी ये सोचकर चिड़िया के घर की तरफ आती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया दरवाजा खोलती है। सरप्राइज, मैं गुड़िया के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। चॉकलेट देखकर गुड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। आंटी आंटी, लाइए ये चॉकलेट मुझे दे दे, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। लो ये खाओ और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी 2 चॉकलेट और भी दूंगी। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। वो गौरी आंटी से मीठी मीठी चॉकलेट लेकर खा लेती है और गौरी के साथ चल देती है। रास्ते में जाकर गुड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, किसी पर विश्वास ना करना। गुड़िया रुक जाती है। आंटी, मैं भूल गई, घर में मेरा भाई भी है, आप यहाँ बैठिए, मैं भाई को भी ले आती हूँ, वो भी चॉकलेट ले लेगा। चील चाची तो 2 बच्चे देखकर बहुत खुश होगी। जाओ जाओ, जल्दी ले आओ, मैं यहाँ इसी जगह पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जल्दी जाओ। गुड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है और जल्दी से घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। कवि के बच्चे ना जाने मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। शाम तक गौरी को भी वहाँ बैठकर इंतजार करती है और फिर थक जाती है। लगता है वो छोटी सी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अच्छा भला शिकार हाथ लगा था, कल देखूंगी मैं तुझे छोटी चिड़िया। गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे उस कवि ने चॉकलेट भी दी। गुड़िया बेटी, फिर आपने ऐसे ही किया। मैंने मना किया है आपको किसी अजनबी से चीज लेकर खाने से। लेकिन मम्मा, गौरी आंटी अजनबी तो नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ जाने वाली थी। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया दाना लेने जाती है तो गौरी आंटी फिर से चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। गुड़िया गुड़िया, दरवाजा खोलो, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। गुड़िया आज फिर से घर से बाहर आ जाती है। गौरी आंटी, आज आप मुझे क्या देने वाली हैं? मैं कबूतर चाचा की दुकान पर जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गुब्बारे लेकर दूंगी। रंग बिरंगे लाल, पीले, नीले और सफेद गुब्बारे। आंटी सच, मुझे तो गुब्बारे बहुत पसंद है और वो भी रंग बिरंगे। तुम मेरे साथ चलो,
खुश हो जाओगे तुम। गुड़िया गौरी आंटी के साथ चल देती है। गौरी गुड़िया को कबूतर चाचा के दुकान पर ले जाती है और वहाँ से उसे 3 गुब्बारे लेकर देती है। लेकिन आंटी, इनमें सफेद गुब्बारा नहीं है। आपने कहा था कि आप मुझे सफेद गुब्बारा पे लेकर दोगी। सफेद गुब्बारा मेरे घर में है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर से सफेद गुब्बारा दूंगी। गुड़िया आज गौरी कौवी के बातों में आकर गौरी कौवी के साथ चली जाती है। जब मम्मा चिड़िया घर में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी घर में नहीं है। मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? मैंने तो उसे घर में ही रहने को कहा था। मम्मा चिड़िया परेशान होकर घर से निकलती है। तोते तोते, आपने मेरी गुड़िया को तो नहीं देखा? चिड़िया, आपके बेटे गुड़िया गौरी कौवी के साथ कबूतर चाचा के दुकान की तरफ जा रही थी। चिड़िया वहाँ से भागती है और सीधे कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर कबूतर, क्या यहाँ मेरी बेटी भी आई थी? हाँ, वो गौरी कौवी के साथ आई थी, लेकिन वो तो गुब्बारे लेकर यहाँ से चली गई है। गुब्बारों का लालच देकर वो दुष्ट कौवी मेरी बेटी को कहाँ ले गई होगी। मुझे मेरी बेटी की खोज करनी होगी। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और आगे जाती है। गौरी कौवी गुड़िया को चील के पास ले जाती है। अपने सामने बड़ी चील को देखकर गुड़िया डर जाती है। चील चाची, मैंने अपना वादा पूरा किया। लो, इस छोटी सी चिड़िया का नरम नरम मांस खा लो। कौवी, तुम बच गई हो। अगर आज छोटा पक्षी ना लेकर आती तो मैं तुम्हें ही खा जाती। गुड़िया ये सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि जान कैसे बचाई जाए। जब गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है तो गुड़िया चील से कहती है, आंटी चील, बाकी के काम बाद में करना, पहले जल्दी से मुझे खा ले। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे पेट में दर्द है? वो क्यों? आंटी जी, मुझे आज एक जहरीले नाग ने डस लिया था। मैं मरने ही वाली थी कि कौवी आंटी मुझे उठाकर आपके पास ले आई। शायद वो मेरे जहरीले वाले मांस से आपको भी मारना चाहती है। छोटी चिड़िया, क्या तुम मरने वाली हो? क्या तुम्हें नाग ने डस लिया है? तो क्या, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे जल्दी से खाकर दर्द से मुक्ति दे दें। गौरी के बच्चे, अब कहाँ जाओगी तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गुस्से में चील चाची वहाँ से भागती है। गुड़िया मौका पाकर अपने घर की तरफ उड़ जाती है। चील चाची गौरी कौवी को रास्ते में ही पकड़ लेती है। मुझे मारना चाहती है काली कौवी? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चील चाची, मुझे जाने दो, उस छोटी चिड़िया को खाओ, वरना वो भाग जाएगी। वो बहुत चालाक है। पहले मैं तुझे खाऊंगी, उसे नहीं। उसका जहर वाला मांस खिलाकर तू मुझे मारना चाहती है ना? नहीं। वो चील गौरी की गर्दन मरोड़ देती है और उसे कच्चा ही खा जाती है। ऐसे गौरी कौवी ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर जाती है। ये ले दोस्त, ये दारू पी जो सारे गम भुला देता है। तू भी इसे पीना शुरू कर दे, फिर सारे गम भूल जाएगा। क्या तुम सच कहते हो? इस दारू को पीने के बाद मेरा सारा गम कम हो जाएगा? गम क्या, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये दारू है मेरे दोस्त, ये तो बड़े बड़े गमों को भुला देती है। ये कालू कौवे की 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियां एकदम सही सलामत थीं।
लेकिन जब भी कालू कौवे के घर में कोई बेटा जन्म लेता तो कुछ ही समय बाद मर जाता। इस बात का कालू कौवे को बहुत दुख होता था। गौरी जी, आपको क्या लगता है, इस अंडे से बेटा होगा या बेटी? कालू जी, इस अंडे से तो बेटा ही निकलेगा और मैं उसका नाम जग्गू रखूंगी। लेकिन गौरी जी, हमारे बेटे कहाँ जिंदा रहते हैं, वो तो जन्म के 1-2 दिन बाद ही मर जाते हैं। ऐसा ना कहीं कालू जी, शायद हमारे बेटों की मौत किसी बीमारी के कारण होती हो, परंतु हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। आप जैसा कह रही हो शायद वही ठीक हो, लेकिन मेरा मन तो बहुत ज्यादा घबराता है। कालू जी, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा और हम अपने बच्चे की पूरी देखभाल करेंगे। ऐसे बातें करके वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और अगली सुबह उनके अंडे से एक बेटा निकलता है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है। देखा कालू जी, आपने, हमारे अंडे से बेटा हुआ है, जो मैंने कहा था वही हुआ। मम्मा, क्या इस बार भी भाई हमें छोड़कर चला जाएगा? नहीं नहीं मेरी बच्चे, अब आपका भाई कहीं नहीं जाएगा। अब आप अपने भाई के साथ खूब मस्ती करना। इस तरह से गौरी कौवी और उसकी बेटियां तो बहुत खुश थी, लेकिन कालू कौवे को कहीं ना कहीं डर सता रहा था, क्योंकि पहले भी उसके 3 बेटे जन्म के कुछ ही दिन बाद मर चुके थे और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कालू जी, आप निश्चिंत होकर भोजन लेने जाएं, मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है गौरी जी, आप बेटे का पूरा ध्यान रखना, मैं जल्द ही भोजन लेकर घर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है, जहाँ चिड़िया उससे मिल जाती है। कालू भैया, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, जबकि आपके घर तो बेटा हुआ है? रानू चिड़िया, आप तो सब कुछ जानती हो कि मेरे बेटे जिंदा नहीं रहते, फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? हर बार ऐसा नहीं होगा, आप बेकार की चिंता कर रहे हो। क्या पता पहले बच्चे जन्म के समय स्वस्थ न हो, इसलिए उनकी मौत हुई हो। ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मेरा घर से बाहर मन नहीं लगता। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बेटा तो मर चुका था। कालू जी, हमारा जग्गू भी बाकियों की तरह हमें छोड़कर चला गया। गौरी, हमारे जग्गू को क्या हुआ था? बुखार, बस थोड़ा सा बुखार आया था। जब तक कि मैं डॉक्टर के पास ले जाती तब तक वो मर गया। इस तरह से फिर से कालू कौवे का परिवार दुखों में भर जाता है और कालू कौवा तो इस गम को भुला ही नहीं पाता। कालू भैया, आपने अपनी क्या हालत बना ली है, अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हो। हाँ कालू, तो कितना दुबला पतला हो गया है, अपने ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान दे, तेरे 3 बेटियां हैं। ठीक है, अब मैं भोजन लेकर घर जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधे अपने दोस्त भूरे के पास जाता है, जो कि सारा दिन नशा करता था। भूरे मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की मौत का गम भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं दिन रात उसी की यादों में खोया रहता हूँ। ये ले दोस्त, ये दारू पी, जो सारे गम भुला देता है। तू भी इसे पीना शुरू कर दे, फिर सारे गम भूल जाएगा। क्या तुम सच कहते हो? इस दारू को पीने के बाद मेरा सारा गम कम हो जाएगा? कम क्या, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये दारू है मेरे दोस्त, ये तो बड़े बड़े गमों को भुला देती है। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ी सी दारू पी लेता है। उसे दारू कड़वी लगती है। ये कितनी बेकार है और इसका स्वाद भी कड़वा है। कालू, तूने पहली बार पी है ना, वरना स्वाद तो बहुत अच्छा है, मैं तो रोज पीता हूँ। ठीक है, मैं अब अपने घर जाता हूँ, कल फिर से आऊँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, आप इतनी देर तक कहाँ थे? गौरी जी, मैं अपने दोस्त के घर गया था। क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। नहीं नहीं गौरी, मैंने शराब नहीं पी। ऐसा कहकर कालू अपने घोंसले में गिर जाता है और सो जाता है। आज से पहले तो कालू जी ने
दारू को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं आज कैसे दारू पी ली। ऐसे सोचकर गौरी कौवी भी सो जाती है और दूसरी रोज कालू कौवा फिर से अपने दोस्त भूरे के घर जाता है। आ गए मेरे दोस्त, मुझे पता था आप जरूर आओगे। हाँ मेरे दोस्त, आपने ठीक कहा था, दारू पीने के बाद तो मैं चैन से सो गया। कालू कौवे की ये बात सुनकर भूरा मन ही मन सोचने लगता है, 1-2 दिन इसे अपने पैसों से ही और पिला देता हूँ। जब इसे आदत लग जाएगी तब खुद ही कहीं से भी जुगाड़ कर लाएगा और फिर मेरी तो मौज हो जाएगी। बहुत देर हो गई है भूरे दोस्त, जल्दी से पैक बनाओ। यह सुनकर भूरा तो 2 पैक बना लेता है और एक कालू कौवे को देता है और दूसरा खुद पी जाता है। मेरे दोस्त, अब नहीं मुझे किसी की चिंता, दारू है तो सब कुछ है, दारू नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा खूब दारू पीता है और शाम होने तक भूरे के घर में ही रहता है। कालू, अब आराम से अपने घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। भूरे मेरे दोस्त, तू मेरी कितनी फिक्र करता है, तेरे जैसा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ऐसे लड़खड़ाते हुए कालू कौवा अपने घर पहुँच जाता है। कालू जी, आपने कितना नशा किया है, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। चुप गौरी, एकदम चुप, मैं तो ठीक से खड़ा हूँ, आप ही मेरे सर पर उल्टी खड़ी हो। पहले खुद सीधी खड़ी हो जाओ, फिर मुझसे बातें करना। आपसे तो मैं सुबह बात करूँगी, अभी आपसे बात करना बेकार है। फिर गौरी कौवी भी दुखी मन से सो जाती है, परंतु कालू कौवा तो सुबह होते ही सबसे पहले जाकर दारू पीने अपने दोस्त के घर भाग जाता है। दोस्त, दारू की बड़ी हुड़क आ रही है, जल्दी से बोतल लेकर आओ। कालू, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, फिर मैं बोतल कैसे लाऊं? अब तुझे बिना दारू पिए ही यहाँ से जाना पड़ेगा। रुक मेरे दोस्त, मैं अभी घर जाकर पैसे लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर दारू पिएंगे। फिर कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आता है और सारे पैसे निकालकर ले जाता है। भूरा उन पैसों से दारू की पूरी पेटी ले आता है। फिर वो दोनों खूब दारू पीते हैं और नशे में धुत होकर वहीं पड़े रहते हैं। इतनी सुबह सुबह ये कालू जी कहाँ चले गए? गौरी कौवी अपने सारे पड़ोसी पक्षियों से कालू के बारे में पूछती है, पर कहीं भी उसे कालू नहीं मिलता। गौरी, मुझे तो लगता है कालू भूरे के साथ नशा करता है, हमें कालू को वहीं देखना चाहिए। हाँ कबूतर, आप सही कहते हो, कालू वहीं गया होगा। कुछ दिनों से रोज शाम को वो नशा करके आता है। फिर वो सभी कालू कौवे को ढूंढने भूरे के घर जाते हैं, जहाँ कालू नशे में धुत पड़ा था। उठो कालू जी, उठो, आप इतना नशा क्यों करते हो? आपको हमारी बेटियों की जरा भी चिंता नहीं है। हाँ कालू भैया, आपको इतना नशा नहीं करना चाहिए, दारू पीना तो बुरी बात है। हाँ कालू, दारू पीने से घर बिगड़ता है, फिर तू ये दारू क्यों पीता है? सभी पक्षी कालू कौवे को समझा रहे थे, लेकिन कालू कौवा तो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो नशे में धुत था। कबूतर, आप कालू को घर छुड़वा दे, अभी इनसे कहना कुछ भी ठीक नहीं है, इन्होंने बहुत नशा किया है। फिर कबूतर कालू को घर ले आता है और उसे घोंसले में लिटा देता है। गौरी कालू कौवे के लिए नींबू पानी लाती है। फिर कुछ देर बाद कालू का नशा उतर जाता है। आप सब यहाँ, मेरा दोस्त भूरा कहाँ है और मेरी दारू कहाँ है? आप अपने दोस्त के घर पर बेहोश पड़े थे और भूरा भी वहाँ नहीं था। वो तो अच्छा हुआ जो कबूतर भैया आपको यहाँ ले आए। हाँ कालू भैया, आप तो इतने बुरे ना थे, फिर आप इतनी दारू क्यों पीते हो? दोस्तों, मैं अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। अरे वाह, तू तो नशा करके अपने गम को भुला देगा। क्या गौरी को अपने बच्चों का दुख नहीं है? वो एक माँ होकर भी अपनी बेटियों के खातिर जी रही है, क्योंकि उसे पता है माँ बाप के सिवाय बच्चों का कोई नहीं होता, और तू नशे की ओर बढ़ रहा है।
कबूतर की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं आज के बाद दारू कभी नहीं पीऊंगा और अपनी बेटियों की परवरिश बेटों की तरह करूंगा। और फिर कालू कौवा कभी शराब नहीं पीता और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। कौवा अपनी पतंगों को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके, लेकिन कभी कोई पतंग फट जाती तो कभी कोई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति और बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रानो चिड़िया के पति के पास कोई भी काम नहीं था और वहीं दूसरी ओर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे की किराने की दुकान थी जो बहुत ही अच्छी चलती थी। एक दिन रानो के घर में खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में आ जाते हैं। वो दोनों बैठकर इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि वहाँ कुक्कू कुछ रंग बिरंगे कागज लेकर आता है। मम्मा मम्मा, मेरे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है। कल मुझे स्कूल में पतंग बनाकर ले जानी है। जिसकी पतंग सबसे अच्छी हुई उसे इनाम मिलेगा। ठीक है कुक्कू बेटा, लाओ मैं बना देती हूँ पतंग। मम्मा चिड़िया पतंग बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो बहुत ही खूबसूरत पतंग बना देती है। इतनी सुंदर पतंग देखकर पापा चिड़ा और कुक्कू दोनों ही दंग रह जाते हैं। अगले दिन कुक्कू स्कूल में पतंग लेकर जाता है। हर कोई कुक्कू की पतंग को देखता ही रह जाता है। किसी के पास इतनी सुंदर पतंग नहीं होती। पतंग प्रतियोगिता में कुक्कू ही जीत जाता है और उसे इनाम में पूरे 1000 रुपए मिलते हैं। कुक्कू बड़ा ही खुश होता है और घर जाकर वो पैसे अपने मम्मा पापा को दे देता है। 1000 रुपए, इतनी मुश्किल घड़ी में हमें इतने सारे पैसे मिल गए। लगता है भगवान भी हमारे साथ हैं। रानो, मैं क्या सोच रहा था कि मैं क्यों ना इन पैसों से कोई काम शुरू करूं। हाँ, लेकिन 1000 रुपए काम शुरू करने के लिए कुछ कम नहीं है। हाँ, कम तो है रानो, पर क्यों ना हम कोई ऐसा काम शुरू करें जिसमें पैसों की लागत कम हो। हाँ, लेकिन पति जी, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? दोनों पति पत्नी काफी देर तक इसी बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर वो इन पैसों से क्या काम शुरू करे। तभी पापा चिड़ा बोलता है, रानो क्यों ना हम पतंग की दुकान खोल लें। पतंग की दुकान? मगर उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। अरे भाग्यवान, अगर हम घर में ही पतंग बनाएं तो 1000 रुपए काफी हैं। तुमने इतनी सुंदर पतंग बनाई कि ऐसे किसी दुकान में नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कुछ कर सकते हैं। मकर संक्रांति में अभी कुछ दिन भी पड़े हैं। बस फिर क्या था, पापा चिड़ा जल्दी से बाजार जाकर रंग बिरंगे कागज लेकर आ जाता है और मम्मा चिड़िया उनसे पतंग बनाना शुरू कर देती है। रात भर बैठकर वो काफी पतंग बना लेती है, जिसमें उसका पति टोनू उसकी मदद करता है। अगले दिन टोनू बाजार में जाकर पतंग बेचना शुरू कर देता है। उसके पतंग की दुकान कालू कौवे की किराने की दुकान के ठीक बिल्कुल सामने थी। हा 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 हा, देखो तो जरा, पतंग बेचना शुरू कर दिया है इसने। हाँ, कोई नहीं खरीदने वाला इसकी पतंग। हा 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 हा। कालू कौवा मन ही मन टोनू का मजाक उड़ाता है, पर टोनू पूरी मेहनत से अपनी दुकान में पतंग लटका देता है और पक्षियों को आवाज देने लगता है। कुछ पक्षी आते जाते टोनू की पतंग की दुकान को देखने लगते हैं। पतंगे सच में बहुत ही सुंदर होती हैं। कुछ पक्षी वहाँ पर आकर रुक भी जाते हैं और टोनू से पतंग खरीदने लगते हैं। अरे भाई, ये पतंग कितने की थी? अरे भाई जी, ये छोटी वाली पतंगे कोई भी 20 रुपए की है और ये बड़ी वाली पतंगे कोई भी 50 रुपए की। बड़े सस्ते पतंग है। चलो तुम मुझे 2 पतंग 20 वाली और 2 पतंग 50 वाली दे दो।
टोनू चिड़ा ऐसे ही एक एक करके अपनी सारी पतंगे बेच देता है। उसके पास शाम तक 4000 रुपए हो जाते हैं। जब टोनू अपने कमाई के पैसे गिन रहा होता है तो कालू कौवा उसे देख रहा होता है। टोनू सारे पैसे लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। पहले ही दिन इतने अच्छी कमाई देखकर दोनों बड़े ही खुश होते हैं। वो दोनों उन पैसों से पहले से भी ज्यादा कागज लेकर आते हैं और रात भर बैठकर ढेर सारी पतंगे बना लेते हैं। अगले दिन भी टोनू की सारी पतंगे बिक जाती है और वो अच्छी कमाई कर लेता है। अब ऐसे ही रानू और टोनू रोज रात को पतंग बनाते और अगले दिन टोनू उन पतंगों को बेच देता। कालू कौवे को ये देखकर बहुत ही जलन होती है। उसके मन में भी लालच आ जाता है। मेरी दुकान में तो कोई भी कमाई नहीं हो रही, सारी कमाई तो ये टोनू करे जा रहा है। क्यों ना मैं भी पतंग की दुकान खोल ही लूं। टोनू की कमाई देखकर कालू कौवे के मन में भी लालच आ जाता है और वो घर जाकर गौरी को सारी बात बताता है। कालू कौवे की बात सुनकर गौरी के मन में भी लालच आ जाता है और वो भी बड़ी खुशी से कालू की हाँ में हाँ मिला देती है। फिर दोनों बाजार जाकर दुनिया भर के पतंगे ले आते हैं। अगले दिन टोनू के दुकान के सामने ही कालू कौवा अपने पतंग की दुकान लगा देता है। टोनू को ये देख बड़ी ही हैरानी होती है पर वो कुछ नहीं कहता। अब दोनों ही पतंगे बेचने लगते हैं। आओ आओ मेरे पास आओ, सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। आओ आओ चले आओ, सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। अरे कालू ये पतंग कितने की थी? अरे कबूतर कोई भी पतंग ले जाओ, सब 15 रुपए की ही है। अरे वाह कालू तुम तो बहुत ही सस्ती पतंगे दे रहे हो। हाँ कबूतर, मैंने कोई दूसरे पक्षियों की तरह कोई लूट थोड़ी ना मचा रखी है। हाँ कालू तुम एकदम सही कह रही हो, वरना दूसरे पक्षी यही पतंग दुगने दाम में दे रहे हैं। कालू कौवा अपनी पतंगे सस्ते दामों में बेचने लगता है ताकि सारे पक्षी उसी के पास आए और सच में सारे पक्षी उसी के पास आकर पतंगे खरीदने लगते हैं। पहले ही दिन कालू की बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है और टोनू के पास तो 2-4 पक्षी ही आते हैं। टोनू बड़ा उदास होकर घर जाता है और रानू को सारी बात बताता है। रानू जी आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। हमारी पतंग की दुकान कितनी अच्छी चल रही थी पर उस कालू कौवे ने हमारी दुकान के सामने ही अपनी पतंग की दुकान खोल ली। कालू की किराने की दुकान तो इतनी अच्छी चल रही थी ना, फिर भी क्या जरूरत थी उसे पतंग की दुकान खोलने की। टोनू जी आप दुखी मत हो, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, आप बस हिम्मत मत हारो। अगले दिन भी दोनों अपनी अपनी पतंग की दुकान खोल लेते हैं। जब कालू कौवे को ऐसा लगता है कि उसके पतंग की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है तो वो सारे ही पैसों के पतंगे खरीद लेता है। वो बिल्कुल घटिया कागज के पतंगे खरीदकर दुकान में बेचने लगता है। अब मैं 2 रुपए वाली पतंग 10 रुपए में बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा। हा 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 हा। तभी एक पक्षी टोनू की दुकान पर जाता है। अरे वाह, तुम्हारी पतंग तो बड़ी ही सुंदर है, कितने की थी? जी भाई जी, छोटी पतंग 20 रुपए और बड़ी पतंग 50 रुपए। अरे अरे उसे छोड़ो और यहाँ आओ और कोई भी पतंग 10 रुपए में ले जाओ। अरे भाई तुम तो इतनी महंगी पतंगे दे रही हो और तुम्हारे सामने वाला इतने कम दाम में पतंग बेच रहा है। अरे भाई जी मेरी पतंग बेशक ही थोड़ी महंगी है पर मजबूत भी है। अरे सब ऐसे ही बोलते हैं, पतंग तो पतंग है, उसे छोड़ो और आप यहाँ आओ और मुझसे सस्ते दाम में पतंग ले जाओ। वो पक्षी टोनू से पतंग ना लेकर कालू कौवे के पास पतंग लेने चला जाता है। इतने सस्ते दाम सुनकर वहाँ पर बहुत से पक्षियों की लाइन लग जाती है पर अचानक मौसम बड़ा ही खराब हो जाता है और हवा चलने लगती है। कालू कौवे की पतंग इतनी घटिया कागज की बनी होती है कि जरा सी हवा चलते ही फटने लगती है। कालू कौवा अपनी पतंगों को
पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके। लेकिन कभी कोई पतंग फट जाती तो कभी कोई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। अरे अरे, कालू के दुकान के पतंगे कितनी खराब हैं। देखो तो जरा, थोड़ी सी हवा में कालू के पतंगे फटने लगे। ये पतंग तो उड़ते ही फट जाएंगी। अरे पक्षियों, ऐसी पतंग लेंगे तो ये 10 रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। अरे कालू की तो पतंगे बहुत ही बेकार कागज की हैं। ये कालू का बच्चा हमें पागल बना रहा है। ऐसी बेकार पतंग तो मैं 5 रुपए में भी ना खरीदूं। मैं तो सामने वाली दुकान पर पतंग लेने जा रहा हूँ। टोनू की पतंग थोड़ी महंगी जरूर है, पर देखो तो इतनी हवा में भी फट नहीं रही है। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान छोड़कर टोनू की दुकान पर चले जाते हैं और उससे पतंग खरीदने लगते हैं। टोनू की सारी पतंग बिक जाती है और कालू कौवे के पास कोई भी पतंग लेने नहीं जाता है। उसके सारी कमाई जो वो घटिया और सस्ती पतंगे खरीदने में लगा देता है, वो सब बर्बाद हो जाती है। कालू कौवे की सारी पतंगे फट जाती हैं और वो सर पकड़कर रोने लगता है। हाय हाय, मैं तो लुट गया। मैंने सारे पैसे इस दुकान में लगा दिए थे। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। भाई, ऐसी बारिश में मम्मा कहाँ होगी? मम्मा ने बताया था कि जब बारिश ज्यादा हो तो पक्षी पेड़ों की डाल पर आश्रय लेते हैं। मम्मा बारिश में भीग रही होगी। कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कभी अपनी मम्मा को ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, मम्मा को ठंड भी लग रही होगी और पंख भी भीग गए होंगे। कुकू और गुड़िया की मम्मा 1 घंटे से बेरी के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके पास दाना था जो उसने बारिश शुरू होने से पहले ही ढूंढ लिया था, मगर वो इतनी तेज बारिश में अपने घर कैसे जा सकती थी? आज तो कोई बड़ी परीक्षा आन पड़ी है। अगर मेरे पास भी छाता होता तो मैं भी अपने घर चली जाती। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी वहाँ से गुजरती है। उसके पास बड़ा नीले रंग का छाता था। चिड़िया गौरी कौवी को आवाज देती है। गौरी, गौरी बहन। हाँ चिड़िया, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गौरी बहन, आपके पास छाता है, आप मुझे भी अपने साथ साथ ले जाएं। ना भी चिड़िया, मेरा छाता गंदा हो जाएगा। गौरी बहन, मेरे पंखों को कौन सा मट्टी लगी हुई है? मैं तो सुबह से बारिश में नहा रही हूँ। मेरे पंख साफ हैं। नहीं, ये छाता मुझे मेरी माँ ने दिया था और कहा था कि बेटे किसी को इस छाते के पास भी न आने देना। अब तुम ही बताओ, माँ की बात मानो या तुम्हारी? वो चिड़िया आहिस्ता से बोलती है। माँ की। चिड़िया, तुम ऐसा करो, अपना ये दाना मुझे दे दो। तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, मैं ये दाना तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चों को दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, आप मेरा इतना ही काम कर दें। मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा और जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। ऐसे धोखे से गौरी कौवी चिड़िया से दाना ले लेती है और चली जाती है। अब मेरी चिंता खत्म हुई। मेरे बच्चों तक दाना पहुंच जाएगा। मेरा क्या है, जब बारिश रुकेगी चली जाऊंगी। गौरी सीधी अपने घर जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, कालू कहाँ हो? लो दाना खा लो। मम्मा मम्मा, ऐसी तेज बारिश में आपको दाना कहाँ से मिल गया? हा, जरूर चुरा कर लाई होगी किसी गरीब के घर से। नहीं जी, चुरा कर नहीं, बल्कि थोकी से लाई हूँ। ये दाना मुझे चिड़िया ने दिया था अपने बच्चों के लिए और मैं अपने घर ले आई। फिर वो तीनों मजे मजे से दाना खाने लगते हैं। पेट भरने के बाद तीनों कौवे अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। भाई, भूख लगी है। गुड़िया बहन, मम्मा जब आएंगी तो हमारे लिए दाना जरूर लेकर आएंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें मम्मा का इंतजार ही करना होगा।
आधे घंटे के बाद लूसी कबूतरी वहाँ से गुजरती है। उसके पास 2 छाते थे। वो चिड़िया को बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? लूसी, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। सावन का मौसम है, आजकल की बारिश का क्या पता कब रुके। ये लो, तुम मुझसे ये छाता ले लो और अपने बच्चों के पास जाओ। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और लूसी से छाता लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। बच्चों, दाना खा लिया था? कौन सा दाना मम्मा? मैंने गौरी कभी के हाथ दाना भेजा था। नहीं मम्मा, गौरी आंटी तो हमारे घर नहीं आई। इसका मतलब वो दाना गौरी अपने घर ले गई। मैंने कितने मुश्किल से दाना ढूंढा था, मगर वो गौरी धोखे से मेरा दाना ले गई। मम्मा, बहुत भूख लगी हुई है। बच्चों, मुझे नहीं मालूम था कि उस कौवी ने मुझसे धोखे से दाना लिया है, मगर अब आप चिंता न करें, मेरे पास छाता है। मैं अभी आपके लिए कोई चीज खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा, आप थक जाएंगी। नहीं मेरे बच्चों, मम्मा कभी नहीं थकती। चिड़िया अपना छाता लेकर फिर से निकलती है। चिड़िया उड़ती उड़ती पुराने जंगल की तरफ चली जाती है। पुराने जंगल में एक पुराना कुआं था। जब चिड़िया उस कुएं के पास से गुजरती है तो चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया एक बेल कुएं में गिराती है और वो कौवी उस बेल को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आती है। बेटी, मैं सुबह से इस कुएं में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई थी कि तेज हवा से कुएं में गिर गई। तुम ऐसी बारिश में कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। वहाँ उस सामने वाले पेड़ों के पीछे मेरा घर है, तुम मेरे साथ आओ। वो बूढ़ी कौवी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। यही है मेरा घर, तुम अंदर आ जाओ बेटी। बूढ़ी कौवी के घर में तो ढेर सारा अनाज था, फल थे, जो देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। माँ जी, आपने ये सब कहाँ से लिया है? बेटी, मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरे घर के पीछे ही अंगूरों की बेल और फलदार पेड़ हैं। मुझे फल और अनाज आसानी से मिल जाते हैं। फिर बूढ़ी कौवी एक टोकरी भरकर चिड़िया को अनाज और फल दे देती है। ये लो बेटी, तुम ये अपने बच्चों के लिए ले जाओ। चिड़िया वो फल और अनाज से भरी हुई टोकरी देखकर बहुत खुश होती है। कुक्कू अपने घोंसले को टटोल रहा था कि उसे घोंसले से एक दाना मकई का मिल जाता है। वो खुशी से अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया, गुड़िया बहन, आपको भूख ज्यादा लगी हुई थी ना? देखो, मुझे एक मकई का दाना मिल गया है, आप ये दाना खा लो। नहीं भाई, ये आप खा लो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक बूढ़ी भागता खड़ी थी। बेटी, भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर कोई दाना घर में खाने को है तो मुझे दे दो। गुड़िया थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर वो मकई का दाना बूढ़ी भागता को दे देती है। वो खुद भी बहुत भूखी थी, मगर फिर भी वो बूढ़ी भागता की मदद करती है। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारी माँ की रक्षा करेगा। बूढ़ी भागता चली जाती है और थोड़ी देर बाद उनकी मम्मा ढेर सारी खाने की चीजें ले आती है। मम्मा, मम्मा, इतने फल तो कभी सूखे में भी नहीं मिले, फिर बारिश में कैसे मिल गए? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को फल खाने को देती है और उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे उसने बूढ़ी कौवी की मदद की। उस बूढ़ी कौवी के पास तो ढेर सारा अनाज था, बीज और दाने भी। बादल की गरज से गुड़िया डर जाती है और कुक्कू हंसने लग जाता है। गुड़िया बहन डर गई, गुड़िया बहन डर गई। फिर चिड़िया का परिवार बारिश के दिन आराम से अपने घर में गुजारता है, क्योंकि अब उनके पास दाना था। गुड़िया की मम्मा को
बुखार था, इसलिए गुड़िया आज अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज दाना लेने मैं जाऊंगी, आज आप घर में ही रहें। गुड़िया बेटी, क्या आप दाना ले आओगी? तो और क्या, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं ले आऊंगी दाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है। सुनो मेरे दोस्तों, जब तक मेरी बेटी दाना लेने गई है तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है अपनी कहानी आपको बताने में। वो उड़ती हुई मैदान की तरफ जाती है, लेकिन मैदान में कौवे बैठे हुए थे। वो गुड़िया को देखते ही वहाँ से जाने को कहते हैं। जाओ जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, ये मैदान हमारा है, यहाँ का सारा दाना हम खाएंगे। मम्मा तो कहती है कि जंगल के सभी पेड़ पौधे फल फूल सबके साझे हैं। तेरी मम्मा झूठ बोलती है, इस जंगल में जो सबसे ताकतवर है ये जंगल उसी का है। गुड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। बहुत मुश्किल से गुड़िया को एक पेड़ के नीचे पककर गिरा हुआ मीठा फल मिल जाता है। मैंने कर लिया, मैंने मीठा फल ढूंढ लिया, मम्मा देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। गुड़िया वो फल अपने छोटी सी चोंच में लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में एक बूढ़ी पक्षी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गुड़िया वहाँ रुक जाती है। अगर मैंने ये फल बूढ़ी माँ जी को दे दिया तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? गुड़िया चुप करके वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपनी माँ की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, जब भी किसी को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद जरूर करो, भूखे को दाना दो। गुड़िया अपनी माँ की बात सोचकर वापस आ जाती है। ये ले माँ जी, मेरे पास बस यही एक फल था, ये आप रख ले। बेटी, ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा, तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ गरीब की मदद की। गुड़िया अपना मीठा फल माँ जी को देकर दोबारा जंगल की तरफ चली जाती है। वो इधर उधर पूरे जंगल में जाती है और फिर उसे घने जंगल में केले का पेड़ नजर आता है, जिस पेड़ पर 2 केले लगे हुए थे। मुझे मेहनत का फल मिल गया, मम्मा को केले का फल बहुत पसंद आएगा। गुड़िया वो केले का फल तोड़कर दोबारा अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया को एक कबूतर मिल जाता है। छोटी चिड़िया, ये केले का फल आप मुझे दे दो, आप दाना ढूंढ कर ले जाओ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और भूखे भी। अंकल, आप अपने बच्चों को दाना खिला दें, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो दाना नहीं खा सकते। ठीक है, गुड़िया आहिस्ता से ऐसे कहती है और अपने दोनों केले कबूतर को दे देती है और दोबारा जंगल निकल जाती है। शाम हो जाती है। शाम के बाद गुड़िया को 2 दाने चने के मिलते हैं। गुड़िया वो चने के दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मैं तो थक गई। गुड़िया बेटी, क्या दाना ढूंढना मुश्किल है? नहीं मम्मा, मुश्किल तो नहीं है। पहले दाना मिला तो दुष्ट कौवे ने मुझे भगा दिया, फिर फल मिला तो बूढ़ी माँ जी ने ले लिया, केले मिले तो अंकल कबूतर आ गए। हाँ बेटी, वो कौवे बहुत बुरे कौवे हैं, इसलिए हमेशा उन कौवों से दूर ही रहना। और वो बूढ़ी माँ जी मजबूर थी, आपने उसकी मदद की, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और कबूतर एहसान फरामोश नहीं है, याद रखना, एक दिन वो भी जरूर आपके काम आएगा। लेकिन मम्मा, मुझे अफसोस है, मैं आपके लिए सूखा चने का दाना ही लेकर आ सकी हूँ। कोई बात नहीं बेटी, ये दाना भी मीठे फल से कम नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने दूसरों की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी अब स्वस्थ हो गई थी। गुड़िया और मम्मा चिड़िया जंगल में दाना लेने जाते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? वो सामने वाला घर मेरा है, अपनी मम्मा को साथ लो और मेरे घर में आ जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखती है और दोनों माँ बेटी कबूतर के घर चली जाती हैं। लूसी कबूतरी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी।
आप वही चिड़िया है ना जिसने उस दिन अपने केले मेरे बच्चों के लिए दे दिए थे? जी आंटी, उस दिन कबूतर अंकल मुझसे ही केले लाए थे। आप बहुत अच्छी हो बेटी। फिर बारिश के रुकने तक वो दोनों माँ बेटी कबूतर के घर में ही रहती हैं और फिर बारिश रुक जाती है। गुड़िया बेटी, अब हमें जाना होगा, मौसम साफ हो गया है। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से उड़ती हैं। सारा दिन जंगल में फिरने के बाद भी मामा चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि एक नीले रंग की चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करेंगी? मुझे मेरे घर तक छोड़ आएंगी? मम्मा, क्या हमें मदद करनी चाहिए? हाँ बेटी, हमें मदद हमेशा करनी चाहिए। फिर दोनों माँ बेटी उस चिड़िया का थोड़ा थोड़ा सामान उठा लेती हैं और वो चिड़िया अपने घर तक पहुँच जाती है। बहन, रहने दें, ये टोकरी आप अपने पास ही रखें, इसमें फल और अनाज हैं। लेकिन बहन, ये बहुत ज्यादा है। बहन जी, अगर ज्यादा हुए तो किसी भूखे को दे देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत सारा अनाज पहले ही पड़ा है। गुड़िया अपने मामा की तरफ देख रही थी। दोनों माँ बेटी वो फल और अनाज लेकर वहाँ से आ जाती हैं। मामा चिड़िया उस थैली को खोलती है तो दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे फल और अनाज था। मम्मा, आपने सही कहा था कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। बेटी, पहले ये मीठे मीठे फल खा लो, फिर बाद में कुछ अनाज और फल गरीब पक्षियों में बांट देना। ऐसे वो माँ बेटी हमेशा दूसरों की मदद किया करती